हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। एक बार फिर स्वागत है आपका दक्ष कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है स्टूडेंट, और मुझे पता है कि आप लोग आज फ्री नहीं होंगे, फिर भी आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एग्ज़ाम आपका करीब है, जो आपका 28 और 29 तारीख को है। तो उसके मद्देनज़र रखते हुए आप लोग अपने इन जो मेले हैं इनको जल्दी से देखकर फारिग हो गए होंगे और सोचा होगा कि आज हमारी क्लास है, जिसमें कि हम पहले इकोनॉमिक्स को हम ख़त्म करेंगे, उसके बाद में हम स्टैटिक जीएस को पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स के हम 79 प्रश्न लगाएंगे, उसके बाद स्टैटिक जीएस के हम 98 प्रश्न लगाएंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो जो कि आपके पैट एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण रहेगा। और इसके बाद हम कल आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 400 प्रश्न देंगे लगभग 1 से 2 घंटे में। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि मुझे आपका सिलेबस कंप्लीट कराना है। उसके बाद हम आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन देंगे 26 तारीख में, जो आपके एग्ज़ाम के लिए आलीशान रहेंगे और वेरी वेरी महत्वपूर्ण रहेंगे। क्योंकि करंट अफेयर का पोर्शन अच्छे लेवल पर आएगा स्टूडेंट। बैट में 10 नंबर का करंट अफेयर आता है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ के जाएंगे करंट अफेयर को। बाकी जो आपके सिलेबस था, जैसे हिस्ट्री है, भूगोल है, ठीक है, उसके बाद में मैंने आपको भारतीय संविधान कराया, आज इकोनॉमिक्स करा रहा हूँ, स्टडी जीएस करा रहा हूँ, उसके बाद में आपको साइंस कराऊंगा। ठीक है, उसके बाद में करंट अफेयर पढ़ाऊंगा। तो जीएस का पूरा लगभग पोर्शन हम खत्म कर चुके हैं। तो आप अगर यूपी ट्रिपल पैट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप सारी वीडियो को देख कर जाए। ठीक है स्टूडेंट, और एक बार फिर आपको हैप्पी दशहरा, सभी को मुबारक हो। और आप लोग अगर मेले में हैं, कहीं भी हैं, तो आप जल्द से जल्द फ्री हो जाएं और अपने घर की तरफ प्रस्थान करें, क्योंकि आपको ये वीडियो पूरी देखनी है। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि आपको यूपी ट्रिपल पैट के एग्जाम में कम से कम 85 नंबर तक अपना पेपर करना है। अगर 85 नंबर से कम है तो ऑप्शन थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है किसी और वैकेंसी फॉर्म डालना, तो इसलिए 85 नंबर तक आपको लानी ही है ऑप्शन। ठीक है, तो ध्यान रखें और बने रहिए मेरे साथ। ठीक है ऑप्शन, चलिए, और सभी को एक बार फिर गुड इवनिंग। ठीक है, जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं और गुड इवनिंग कह रहे हैं बार बार, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। ठीक है, चलिए ऑप्शन, तो शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। और स्टूडेंट पहले हम इकोनॉमिक्स का निपटाएंगे, 79 प्रश्न है, फिर उसके बाद स्टडी जीएस पढ़ेंगे। और आपको मैं दोबारा बता रहा हूँ कि हम कल साइंस का पूरा पोर्शन खत्म करेंगे 400 प्रश्न में। ठीक है, केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स तभी सभी को। उसके बाद में हम आपको करंट अफेयर देंगे, ठीक है, 26 तारीख में। उसके बाद में आप लोग पेपर देने जाना अच्छे से। चलिए, तो आप लोग अगर दशहरे के मेले में हैं तो आप लोग अगर टाइम निकाल लें तो अवश्य आप वीडियो को जरूर देख लेना। ठीक है, कहीं भी हो आप बाद में देख लेना, अगर आप लाइव नहीं आ सकते। जो बच्चे लाइव हैं वो जुड़े रहे मेरे साथ और अंत तक बने रहे। ठीक है उस टाइम, क्योंकि लाइव में एक फ़ायदा होता है उस टाइम कि आप लोग अगर लाइव हैं तो आप लोगों को बहुत अच्छी बेनिफिट मिल जाता है कि हमारे कितने प्रश्न याद थे, क्योंकि आंसर आप पहले बताओगे तो आपको ये पता चल जाएगा कन्फर्म कि हमारा आंसर सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं। ठीक है, तो लाइव से ये फ़ायदा हो जाता है। बाद में तो लाइव से जब नहीं आते तो फिर उसके बाद में तो आप अपने मन में ही सोचते हैं इसके आंसर ये हो सकता है। अगर लाइव होते हैं तो हाथ हाथ आपको पता चलता रहता है कि हमारा क्वेश्चन सही है या गलत है। चलिए, हम शुरुआत करते हैं इकोनॉमिक्स का पहला प्रश्न। इकोनॉमिक्स में पहला पॉइंट बनता है हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था या पंचवर्षीय योजना। तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो है भारतीय अर्थव्यवस्था को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था या ग्रामीण अर्थव्यवस्था? तो बताना है पहला प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। कमेंट करेंगे स्टूडेंट, कमेंट को बार बार नहीं कहूँगा, आप एक बार ही सुन ले कि मेरे प्रश्न देखने से पहले ही कमेंट कर दिया करें। ठीक है, तो बताइए भारतीय अर्थव्यवस्था को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट वो हो जाएगा हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में। किसके रूप में? मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है बृहद एवं कुटीर उद्योग एवं सह अस्तित्व, औद्योगिक विकास में विदेशों का सहयोग, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताना है मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है। तो बताना है, कमेंट करें। और स्टूडेंट क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर जाएगा सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट, आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत है विकसित राष्ट्र, विकासशील राष्ट्र, अविकसित राष्ट्र या अर्ध विकसित राष्ट्र? तो बताना है आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया स्टूडेंट, ध्यान रखना। विकासशील राष्ट्र कैसा है? विकासशील राष्ट्र। भारत में आर्थिक नियोजन का प्रथम प्रयास किसने किया था? तो भारत में आर्थिक नियोजन का प्रथम प्रयास किसने किया? जवाहरलाल नेहरू, एम विश्वेश्वरैया और मंदारायण अग्रवाल या एम.एन. राय? तो बताना है कौन सा आंसर जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। तो भारत में आर्थिक नियोजन का प्रथम प्रयास जो किया था एम विश्वेश्वरैया ने किया था। ठीक है, विश्वेश्वरैया ने। ठीक है, विश्वेश्वरैया। तो ध्यान रखना, विश्वेश्वरैया ने किया था।
भारत में आर्थिक नियोजन का प्रथम प्रयास, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का भी आंसर। 5 में देखेंगे भारत में नियोजन निर्माण के उद्देश्य हैं राष्ट्रीय आय में वृद्धि, आय और संपत्ति की असमानताओं को घटना, निर्धनता उन्मूलन या उपयुक्त सभी। तो बताना भारत में योजना निर्माण के उद्देश्य क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो सकता है, क्वेश्चन कमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है क्वेश्चन। नेक्स्ट, हैप्पी दशहरा सभी को, हैप्पी दशहरा क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग अच्छे से बनाते रहें हैप्पी दशहरा और उसके बाद अपना पढ़ाई के लिए टाइम निकाल लें। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है। तो पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, प्रधानमंत्री, कार्यकाल, कार्यालय, राष्ट्रपति विकास परिषद, योजना आयोग या ग्राम पंचायत। बताएं क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर जाएगा, पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसके पास है, योजना आयोग के पास है। क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। वेरी गुड क्वेश्चन, मुझसे पहले ही कमेंट क्या करें, योजना आयोग की स्थापना कब हुई। वेरी मोस्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लेगा। योजना आयोग की स्थापना 10 मार्च 1950, 15 मार्च 1950, 16 मार्च 1951 और डी ऑप्शन है 20 मार्च 1950। कमेंट करें क्वेश्चन अगर आपको आंसर पता है तो। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, आपको पता है तो सही है आपका आंसर कि 15 मार्च 1950 को हुई थी। कब हुई थी, 15 मार्च 1950। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन सा अनुमोदित करता है। तो पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन अनुमोदित करता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल, राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग या उपयुक्त सभी। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा। और उपयुक्त सभी देखकर उपयुक्त सभी मत देना आंसर क्वेश्चन, सोच समझ का आंसर बताओ। तो पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन अनुमोदित करता है, तो आपको सभी पता होना चाहिए क्वेश्चन इसका आंसर। अगर नहीं पता तो याद कर लीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद। कौन करता है, राष्ट्रीय विकास परिषद। क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न आपको लेकर आया हूँ, पूरे पैट का आपको सिलेबस करा रहा हूँ, ठीक है। और आप लोग अगर पिछली वीडियो नहीं देखी तो पिछली वीडियो जरूर देख लेना। तो भारत में योजना आयोग की स्थापना की थी संसद के एक अधिनियम द्वारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा, राष्ट्रपति के एक अध्यादेश द्वारा, संविधान के एक प्रावधान द्वारा। तो बताएंगे भारत में योजना आयोग की स्थापना की थी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है। क्वेश्चन कमेंट करें, इसका आंसर क्या हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, योजना आयोग का उपाध्यक्ष। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष पूछे क्वेश्चन, कमेंट करते हैं अगर आपको पता है तो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री रहेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ऐसे ही बने रहे मेरे साथ, ठीक है। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई। वेरी मोस्ट क्वेश्चन कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई। 1 अप्रैल 1951, 1 मई 1951, 1 जून 1952, 1 जून 1953। तो बताएंगे भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताएंगे क्वेश्चन, अगर आपको पता है तो कमेंट करें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगर आपको पता होता है तो क्वेश्चन आप जल्दी ही कमेंट करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे ऐसे हैं जो हमारे कमेंट पहले कर देते हैं, ठीक है। वेरी गुड, ठीक है क्वेश्चन, सभी को जोड़ लीजिए एक बार। अगर वीडियो को शेयर कर दीजिए, अगर जो लोग आपके साथ के हैं उन्हें वीडियो शेयर कर दें, ठीक है क्वेश्चन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ऐसे ही शेयर करते रहें और आंसर बताते रहें क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं, शोभित, विशाल, पंकज, चांदनी, विपिन, देव, गौतम, जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, वेरी मोस्ट अच्छे क्वेश्चन लगाते रहें मेरे साथ, ठीक है। चलिए, इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन हो जाएगा। वेरी गुड, आपने आंसर सही बताया है कुछ बच्चों ने, 1 अप्रैल 1951, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर था, कृषि, उद्योग, पर्यटन, गरीबी हटाओ। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य बल था किस क्षेत्र पर था, बताएंगे कमेंट में क्वेश्चन अगर आपको आंसर पता है तो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, क्या हो जाएगा, कृषि पर था। नेक्स्ट है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस विकास के मॉडल पर आधारित थी। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना विकास के किस मॉडल पर आधारित थी। ब्रोडियार्ड, गॉडगिल, एम एन राय, मन्ना राणा या पीसी महानोबिस। बताना है क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर जाएगा पीसी महानोबिस, ठीक है, महानोबिस, ठीक है, ध्यान रखना, महानोबिस, ठीक है, ध्यान, पीसी महानोबिस पर आधारित थी। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ, ऑप्शन वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस क्वेश्चन का कमेंट जरूर करेंगे। 1947 में, 1949 में, 1950 में, 1952 में। तो बताएंगे राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर जाएगा क्वेश्चन जाएगा 1952 में। कब हुआ था, 1952 में, ठीक है, वेरी मोस्ट अच्छा प्रश्न था क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस इस्पात कारखाने की स्थापना अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम पूछा गया है कि किस इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी, ये की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताएं। राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर।
तो ऑप्शन वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ऐसे आंसर बताते रहे। तो इसका आंसर है ये सभी का राहुल केला, भिलाई और दुर्गापुर सभी का द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी, ठीक है, ध्यान रखना। भारत में योजना अवकाश प्लानिंग हॉलीडे था 1962 के चीन भारत युद्ध के दौरान बाद, 1966 के सूखे के बाद, 1971 में बांग्लादेश की स्वतः और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत में योजना अवकाश यानी कि प्लानिंग हॉलीडे था, तो कब था ऑप्शन बताएं। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट करें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ऐसे ही कमेंट की झड़ी लगा दिया करो स्टूडेंट, क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर बताया करो, ठीक है। इंतजार किसी का नहीं करना आपको, और कोई भी पर्सनल कमेंट किसी को नहीं करेगा बच्चों, ठीक है। कल भी मैंने आपको समझाया था कि कोई भी किसी को पर्सनल कमेंट नहीं करेगा, सिर्फ यहाँ पढ़ना आए हो और अपने आंसर दीजिए और आप बस क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 1966 के सूखे के बाद, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, गरीबी हटाओ तथा आत्मनिर्भर की प्राप्ति किस योजना का मुख्य उद्देश्य था। गरीबी हटाओ तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस योजना का मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन वेरी मोस्ट क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, जिसने इकोनॉमिक्स का नहीं पढ़ी है तो एक बार जरूर पढ़ ले। निर्धारित किया था, मुख्य उद्योग निर्धारित किया गया था। तो गरीबी हटाओ तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस योजना का मुख्य उद्योग निर्धारित किया गया था। चौथी, पांचवी, सातवीं इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन बताए कमेंट में अगर आपको पता है तो। क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा पांचवी में, कौन सी में, पांचवी में, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर निर्धारित किया गया था। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर निर्धारित किया गया था। 7.5, 8 या 8.5। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताएं क्या हो जाएगा। वेरी गुड क्वेश्चन, आपने अच्छे से आप कमेंट किया, और किसी का आंसर सही भी है किसी का गलत भी हो क्वेश्चन, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग इसे बाद में देख लेना, ठीक है। अच्छा, जब आप आंसर बताए उस टाइम याद कर लिया करो। 8% था, कितना था, 8%। नेक्स्ट है 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी है। तो 2002 से 2007, 2005 से 2010, 2012 से 2017 या इनमें से कोई नहीं। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि बतानी है कि ऑप्शन कौन सा हो सकता है। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि जो रही 2012 से 2017 रही है, कितनी रही, 2012 से 2017। 12वीं पंचवर्षीय योजना में कितने प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर निर्धारित करने का प्रस्ताव किया गया था। 8.2, 8.5, 9% या 9.5। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 8.2, कितने परसेंट, 8.2%, ठीक है, ध्यान रखना क्वेश्चन। अब हमारा चलता है योजनाएं, क्या चलती है क्वेश्चन, योजनाएं। क्वेश्चन एक आध योजना जरूर आएंगी आपके पेपर में, तो ध्यान से पढ़ते रहें और बने रहें मेरे साथ। इकोनॉमिक्स के हम 79 प्रश्न कराएंगे और स्टडी जीएस के हम आपको 98 प्रश्न कराएंगे, ठीक है। तो जब तक बने रहें और देखते रहें, 1 घंटे 10-15 मिनट में पूरी कर दूंगा वीडियो, ठीक है। तो देखेंगे योजनाएं का पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब प्रारंभ की। वेरी मोस्ट क्वेश्चन, ऑप्शन ऐसे ही रिवीजन कर लो मेरे साथ, ठीक है, और फिर पता चल जाएगा कि हाँ पैड में कितने प्रश्न आपको मिले। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब प्रारंभ की गई। 15 अगस्त 2005, 20 जनवरी 2007, 11 मार्च 2000 यानी 2 फरवरी 2006। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, करें कमेंट ऑप्शन अगर आपको आंसर पता है तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 फरवरी 2006। क्वेश्चन वेरी मोस्ट क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का प्रारंभ की 2 फरवरी 2006 को की गई थी। क्वेश्चन ध्यान रखना। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना का प्रारंभ की गई। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना कब आरंभ की गई। तो अगस्त 2014, सितंबर 2014, दिसंबर 2014, जुलाई 2014। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी अगस्त 2014 में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, सभी आंसर बताइएगा करें। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट, आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है। आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है। शिक्षा, रोजगार, ऋण या स्वास्थ्य। बताइए कमेंट में क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन सभी बच्चे लाइव आया करो, लाइव में थोड़ा मजा आता है, बाद में अगर वीडियो देखते हो तो याद तो कर लेते हो आप क्वेश्चन, मगर लाइव जब आते तो उसमें और मजा होता है क्वेश्चन। पूरे शाम को 8 बजे मैं आपको लाइव क्लास पढ़ाता हूँ, आप रोज लाइव आया करें, ठीक है। चलिए, कल को अगर जो बच्चे आज लाइव नहीं थे तो वो कल को लाइव जरूर आए, क्योंकि कल को हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का पोर्शन है जो आपके एग्जाम के लिए वेरी महत्वपूर्ण है। तो आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है। शिक्षा, रोजगार, ऋण या स्वास्थ्य। बताए कमेंट में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन जो आयुष्मान है स्वास्थ्य से, किससे है, स्वास्थ्य से संबंधित है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब लागू की गई। जनवरी 2016, जनवरी 2015, अप्रैल 2016 या अप्रैल 2015। तो बताना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब लागू की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर जाएगा जनवरी 2016 में। कब, जनवरी 2000। उद्योग संबंधित क्वेश्चन चलेंगे अब, कि भारत उद्योग संबंधित क्वेश्चन चलेंगे हमारे अब। और उद्योग संबंधित क्वेश्चन क्या है तो आपको ध्यान रखना है कि इससे संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 25 कि स्वतंत्र भारत की
प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू की गई? तो प्रथम भारत की यानी स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू की गई? अप्रैल 1948, जनवरी 1948, अप्रैल 1949 या जनवरी 1949? तो बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन कमेंट करें। ठीक है क्वेश्चन, ऐसे ही कमेंट करते रहा करें कि स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू की गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा अप्रैल 1948 में। कब? अप्रैल 1948 में। भारत में नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? तो भारत में नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? जुलाई 1940, जुलाई 1991, अप्रैल 1990, अप्रैल 1991? तो बताना है। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा 1991, जुलाई 1991। ठीक है। भारत सबसे अधिक संगठित उद्योग है। भारत सबसे अधिक संगठित उद्योग है वस्त्र उद्योग में, चीनी उद्योग, इस्पात उद्योग, में तो कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताएंगे। करें कमेंट स्टूडेंट। तो इसका हो जाएगा वस्त्र उद्योग में। किस कौन से उद्योग में? वस्त्र उद्योग में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 कि भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? तो भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है स्टूडेंट? कानपुर, मुंबई, अहमदाबाद, कोयम्बटूर? ठीक बताना है। भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 28। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन हो जाएगा मुंबई। ठीक है, ध्यान रखना मुंबई, मुंबई ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है वाराणसी, कानपुर, लखनऊ, जौनपुर? तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बताएं। करे कमेंट क्वेश्चन, अगर आपको पता है तो करे कमेंट, जल्दी कमेंट करिए। तो इसका आंसर जाएगा कानपुर को। वेरी गुड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ऐसे कमेंट करते रहा करो। नेक्स्ट है पूर्व का बोस्टन किसे कहा जाता है? कानपुर, अहमदाबाद, मुंबई, इनमें से कोई नहीं। तो पूर्व का बोस्टन किसे कहा जाता है? तो बताना है क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अहमदाबाद को। किसे कहा जाता है? अहमदाबाद। ठीक है क्वेश्चन, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कच्चे रेशम के उत्पादन में भारत का स्थान है दूसरा, प्रथम, तीसरा या चौथा? तो बताना है कच्चे रेशम में उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन वो हो जाएगा दूसरा है। कौन सा है? दूसरा है, सी ऑप्शन हो जाएगा। कच्चे रेशम के उत्पादन में विश्व में किस देश का स्थान प्रथम है? तो कच्चे रेशे के उत्पादन में विश्व में किस देश का प्रथम स्थान प्राप्त है? तो बताना अमेरिका को, भारत को, चीन को या बांग्लादेश को? तो कच्चे रेशम के उत्पादन में विश्व में किस देश का स्थान प्रथम है? तो बताना क्वेश्चन कमेंट में क्या हो जाएगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 32 का। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, कमेंट करते रहें क्वेश्चन, ऐसे ही पढ़ते रहें। तो इसका आंसर जाएगा चीन को। किसको है? चीन को है। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक रेशम का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में सर्वाधिक रेशम का उत्पादन किस राज्य में होता है? केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु? बताना है क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर। तो इसका आंसर है कर्नाटक में। कहाँ होता है क्वेश्चन? कर्नाटक में होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? क्वेश्चन वेरी मोस्ट क्वेश्चन है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बताएंगे क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 1905 में, 1986 में, 1907 में, 1910? बताइए कमेंट में आंसर क्या होगा। तो टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? कमेंट करें क्वेश्चन, अगर आपको पता है तो। नहीं पता तो याद करिए। 1904 में, 1905 में, सॉरी, कब की गई? 1905 में, यानी कि ध्यान रखना है ए ऑप्शन हो जाएगा। 1905 में की गई। क्वेश्चन नंबर 34 का ए आंसर। ठीक है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 का ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 35 है कि निम्न में से कौन सा देश भारतीय इस्पात का सबसे बड़ा आयतक है? तो भारतीय इस्पात का सबसे बड़ा आयतक कौन सा देश है? अमेरिका है, रूस है, जापान है, इंग्लैंड है? तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर बताएं। तो भारतीय इस्पात का सबसे बड़ा आयतक कौन सा देश है? तो इसका आंसर हो जाएगा जापान। क्या हो जाएगा? जापान है। ठीक है क्वेश्चन, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा जापान। ठीक है, नेक्स्ट। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? जर्मनी, रूस, ब्रिटेन, जापान? तो भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता की? क्वेश्चन कमेंट करें। क्वेश्चन बने रहे मेरे साथ। 79 प्रश्न है इसके यानी कि इकोनॉमिक्स के। उसके बाद में आपको 98 प्रश्न बनाऊंगा स्टैटिक जीएस। ठीक है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन बताइए कमेंट में। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रूस। क्या हो जाएगा? रूस हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस राज्य में की गई थी? तो बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस राज्य? बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या झारखंड? तो बताना है क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो आंसर हो जाएगा झारखंड। कब, कहाँ की गई थी? झारखंड में की गई थी। क्वेश्चन डी आंसर हो जाएगा। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? तो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? जर्मनी, रूस, ब्रिटेन, इनमें से कोई नहीं? तो बताना है क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर। क्वेश्चन कमेंट करें।
तो स्टूडेंट वेरी गुड, ऐसे ही कमेंट करते रहा करो। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। क्या हो जाएगा? ब्रिटेन हो जाएगा स्टूडेंट। इसे जरूर पढ़ना था आपको, इसलिए मैंने आपको पढ़ा रहा हूँ। और सभी सब्जेक्ट आपको मैं पैट के एग्जाम से पहले कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। तो भारत में पहली कागज मिल की स्थापना कब की गई थी? तो भारत में पहली कागज मिल की स्थापना कब की? वर्ष 1981 में, वर्ष 1980, वर्ष 1990, वर्ष 1891, सॉरी सभी 1881, 1880, 1890 है, 1891, ठीक है। 1900 ध्यान रखना, ठीक है। 1881, 1880, 1890, 1891, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर बताएंगे। तो भारत में पहली कागज मिल की स्थापना कब की गई थी? क्वेश्चन बताना है। क्वेश्चन 39 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 39 का जो आंसर हो जाएगा 39 का हो जाएगा 1881 में की गई थी, वर्ष 1881 में, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है नेपानगर में स्थित है जूट कारखाना, कागज कारखाना, रासायनिक खाद्य कारखाना, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। तो नेपानगर में स्थित क्या है स्टूडेंट बताना है। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर। स्टूडेंट वेरी मोस्ट है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया था। तो जो आपने वो भी ऊपर पढ़ा है वही कारखाना ऊपर है, तो ध्यान रखना। जो जिसकी स्थापना 1800 कब की गई थी? 1881 में की गई थी, वही कारखाना नेपानगर में है, ठीक है, कागज कारखाना, ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना है कहाँ है कागज मिल की स्थापना 1881 में की, और नेपानगर में कौन सा कारखाना है? कागज कारखाना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 40 का। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 की ओर आते हैं कि भारत में रासायनिक खाद का प्रथम कारखाना किस राज्य में स्थापित की गई? तो भारत में रासायनिक खाद का प्रथम कारखाना किस राज्य में स्थापित की गया, ठीक है। तो ध्यान बताना है, कर्नाटक है, केरल है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में, ठीक, ध्यान रखना। जीएसटी के चलते हैं स्टूडेंट, जीएसटी से वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे, तो ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, निम्नलिखित में से केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले करों को क्या कहते हैं? सीमा शुल्क, आयकर, निगम कर, या ये सभी? तो केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर बताएं स्टूडेंट। तो केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर को सीमा शुल्क भी कहते हैं, आयकर भी कहते हैं और निगम कर भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ये सभी हो जाएगा स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये सभी डी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है देखेंगे। निम्नलिखित में अप्रत्यक्ष कर है उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क, या तट कर, या ये सभी? तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन, आप सभी जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर ये सभी अप्रत्यक्ष कर हैं, उत्पादन शुल्क भी, सीमा शुल्क भी और तट कर भी, ये सभी कैसे कर हैं? अप्रत्यक्ष कर हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये सभी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम आय की प्राप्ति होती है? तो प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम आय की प्राप्ति होती है? निगम कर, आयकर, संपत्ति कर, दान कर? तो बताना है क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर। करिए कमेंट स्टूडेंट। तो ये हो जाएगा इसका आंसर निगम कर से। किससे? निगम कर से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य सरकार का अप्रत्यक्ष कर है? व्यवसाय कर, कृषि आय कर, रोजगार पर कर, व्यापार पर? तो कौन सा राज्य सरकार का एक अप्रत्यक्ष कर है? तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर बताएंगे। तो अप्रत्यक्ष कर जो है वो है व्यापार कर। कैसा कर है? व्यापार, बाकी सब प्रत्यक्ष कर हैं। व्यवसाय, कृषि और रोजगार, व्यापार कर हमारा अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर डी हो जाएगा। 46 देखेंगे, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब लागू की गई? तो भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब लागू की? जुलाई 2017, जनवरी 2017, अप्रैल 2017, जून 2017? तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर बताएंगे, और वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। कमेंट करें स्टूडेंट अगर आपको आंसर पता है तो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जुलाई 2017। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी की प्रणाली के अंतर्गत शामिल नहीं है? शराब, पेट्रोलियम, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा जीएसटी प्रणाली के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो बताना है क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर। तो जीएसटी में शामिल नहीं है स्टूडेंट, शराब और पेट्रोलियम जीएसटी के अंतर्गत शामिल नहीं है, तो ध्यान रखना है ए और बी दोनों, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी के अंतर्गत सर्वाधिक कर की दर है? तो वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के अंतर्गत सर्वाधिक कर की दर है 15%, 18%, 22% या 28%? तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर हो जाएगा 28%। कितने परसेंट? 28%, ठीक है, ध्यान रखना है। भारतीय द्वारा सीमित देयतों वाला संचालित पहला बैंक था? अवध कॉमर्शियल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, रिजर्व बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक बताना है। भारतीय द्वारा सीमित देयतों वाला संचालित बैंक कौन सा था? तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर बताएंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कमेंट कर दें आप लोग अगर आपको पता है तो। इसका हो जाएगा अवध कॉमर्शियल बैंक, ठीक है, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49 का। 50 पे आ गए, हमें पता भी नहीं चला स्टूडेंट, ठीक है।
पूर्ण रूप से पहला संचालित बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, अवध कॉमर्शियल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक। तो पूर्ण रूप से पहला संचालित बैंक कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर बताएं। तो पूर्ण रूप से पहला संचालित बैंक है अवध कॉमर्शियल बैंक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर बताएं। तो इसका हो जाएगा केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? 1 मार्च 1934, 1 अप्रैल 1935, 16 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी स्टूडेंट? तो बताना है कब की गई स्टूडेंट, बताएं। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर कमेंट कर दें। तो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सभी को पता है इसका आंसर, बहुत अच्छा। तो 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अनुसूचित व्यापारिक बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक या ग्रामीण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो निम्न किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता? तो बताना है क्वेश्चन नंबर 53। तो क्वेश्चन नंबर 53 का जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, अपना खाता खोल सकता है, नहीं खोल सकता। किसी बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता, भारतीय रिजर्व बैंक, ध्यान रखना, भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट है, इंपीरियल बैंकों का आंशिक राष्ट्रीयकरण, इंपीरियल बैंकों का आंशिक राष्ट्रीयकरण करके SBI बैंक की स्थापना कब की गई? 1935, 1949, 1955, 1962। तो बताना है इंपीरियल बैंक का आंशिक राष्ट्रीयकरण कर SBI बैंक की स्थापना कब की? क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 54 को जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा कमेंट कर दें क्वेश्चन अगर आपको पता है तो। 35, 49, 55, 62। तो इसका हो जाएगा 1955 में, ठीक है, ध्यान रखना। भारतीय स्टेट बैंक से जुड़े सहयोगी बैंक की संख्या कितनी है? तो भारतीय स्टेट बैंक से जुड़े सहयोगी बैंकों की संख्या 5, 7, 8, 9। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर। तो कितने हैं भारतीय स्टेट बैंक से जुड़े सहयोगी बैंक, कितने हैं ऑस्ट्रेलियन? तो सभी को पता है कितने हैं, 5 हैं। कितने हैं? 5। नेक्स्ट है, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है अवमूल्यन, विमुद्रीकरण, मुद्रा संकोचन या मुद्रास्फीति। तो सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर बताएं। करें कमेंट ऑस्ट्रेलियन अगर आपको पता है तो इसका हो जाएगा विमुद्रीकरण। क्या कहलाता है? विमुद्रीकरण। नरसिंहम समिति संबंधित है, नरसिंहम समिति उच्च शिक्षा सुधार से, कर सुधारों से, बीमा सुधारों से या बैंकिंग संरचना सुधारों से। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर है बैंकिंग संरचना के सुधारों में। तो नरसिंहम समिति संबंधित किससे थी? बैंकिंग संरचना सुधारों से, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देंगे, देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा? भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, ICICI बैंक, IDBI बैंक। बताना है कौन सा होगा देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा? क्वेश्चन नंबर 58। तो आपको सभी पता है कि भारतीय स्टेट बैंक है। कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है कि भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। तो भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष? 1954, 1955, वर्ष 1956, 1957। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर। तो वेरी मोस्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी महत्वपूर्ण है। तो भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना 1956 में की गई। कब की गई? वर्ष 1956 में। नेक्स्ट है, RN मल्होत्रा समिति का संबंध किससे है? कर सुधार, बीमा क्षेत्र, बैंकिंग क्षेत्र या बीमार उद्योग। तो बताना है कर सुधार, बीमा क्षेत्र, बैंकिंग या बीमार उद्योग। तो बताना RN मल्होत्रा समिति का संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बैंकिंग क्षेत्र से। किससे है? बैंकिंग क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में बीमा कंपनियों को विनियमित करने वाला प्राधिकरण है भारतीय रिजर्व बैंक, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण, ए और बी दोनों ही उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 61 का जो आंसर हो जाएगा वो आप सभी जानते हैं कि भारत में बीमा कंपनियों को नियमित करने वाला प्राधिकरण कौन सा है? बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन ध्यान रख रहे हैं, ऐसे प्रश्न जो दोनों होते हैं तो क्वेश्चन ऐसा मत सोचिए कि हाँ यही आंसर सही होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। नहीं देखेंगे क्वेश्चन नंबर 62 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 की भारतीय औद्योगिक विकास IDBI, भारतीय औद्योगिक विकास निगम IDBI की स्थापना कब की? वर्ष 1956 में, वर्ष 1972, वर्ष 1964, वर्ष 1982। तो बताना है भारतीय औद्योगिक विकास निगम यानी कि IDBI की स्थापना कब की गई थी? तो बताएं क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन? आप सभी जानते हैं, कर दे कमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर हो जाएगा सी, 1964 में। कब की गई थी क्वेश्चन? 1964 में की गई, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है,
क्वेश्चन नंबर 63, भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब हुई? वर्ष 1982, वर्ष 1972, वर्ष 1992, वर्ष 1964। तो भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 63 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, कमेंट कर दें क्वेश्चन। तो 1982 में हुई थी। कभी? भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना 1982। नेक्स्ट है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? पटना, लखनऊ, कानपुर या नई दिल्ली? तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का वेरी मोस्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, कमेंट करें इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन, कमेंट कर दें। तो हो जाएगा लखनऊ में। कहाँ है? लखनऊ में। क्वेश्चन बी आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक कृषि वित्त के लिए शीर्ष संस्था है? भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण बैंक विकास बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और भूमि विकास बैंक। तो बताना है निम्न में से कौन सा एक कृषि वित्त के लिए शीर्ष संस्था है? तो भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और भूमि विकास। क्वेश्चन कमेंट करें कि कृषि वित्त के लिए शीर्ष संस्था है कौन सी है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 65 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। ठीक है। नेक्स्ट, नाबार्ड की स्थापना कई क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। नाबार्ड की स्थापना कब की गई? 1980, 1981, 1982, 1983। तो नाबार्ड की स्थापना बतानी है। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर। तो बताए क्वेश्चन कमेंट में अगर आपको पता है तो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया ऐसी कमेंट करते रहे। तो इसकी स्थापना हुई थी कब हुई थी? 1982 में हुई थी। कब हुई थी? वर्ष 1982 में हुई थी नाबार्ड की स्थापना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या शेयर बाजार पर नियंत्रण करती है? कौन सी संख्या शेयर बाजारों पर नियंत्रण करती है? आरबीआई, सेबी, यूटीआई या वित्त मंत्रालय? तो बताना है कि निम्नलिखित कौन सी संख्या शेयर बाजारों पर नियंत्रण करती है। तो क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर क्या होगा क्वेश्चन, कमेंट करें। तो सभी को पता है इसका आंसर क्वेश्चन। वेरी मोस्ट अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि आपको एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो सेबी है क्वेश्चन। कौन सा है? सेबी। जो शेयर बाजार पर नियंत्रण करती है वो सेबी है क्वेश्चन, ध्यान रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। उसके हम चले हैं अंतर्राष्ट्रीय संस्थान चलेंगे अब। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई? वर्ष 1944 में, वर्ष 1945 में, वर्ष 1947 में, वर्ष 1948 में। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना बतानी है कब की गई क्वेश्चन नंबर 68। तो आप सभी जानते हैं क्वेश्चन, कमेंट करेंगे क्या हो जाएगा इसका आंसर। करें कमेंट जल्दी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड क्वेश्चन। जिन्होंने दशहरा देख लिया है तो उनको हार्दिक शुभकामनाएं दशहरे के क्वेश्चन, और जल्द से जल्द आ जाएं लाइव और देखें अपने तैयारी को। ठीक है। क्वेश्चन इसका हो जाएगा 1945 में। कब की गई थी? 1945 में। नेक्स्ट है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, जेनेवा या पेरिस? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 69। तो बताना है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन, करे कमेंट क्या हो जाएगा। तो वाशिंगटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाशिंगटन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70 क्वेश्चन। ये हमारे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन खत्म होने वाले हैं। 79 प्रश्न लेकर आया हूँ जो वेरी वेरी मोस्ट रहे किसी भी एग्जाम को दृष्टि से। तो क्वेश्चन आपके लिए पैट के लिए वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन थे। मैंने आपको 79 प्रश्नों की PDF आपको प्रोवाइड कराई। ठीक है। और पढ़ाई भी आपको। अब मैं इसके बाद में आपको स्टडी जीएस पढ़ाऊंगा स्टूडेंट, जिसमें हम 98 प्रश्न लेकर आएंगे। और स्टडी जीएस आप जानते हैं सामान्य जागरूकता, तो ध्यान रखना है स्टूडेंट। तो स्टडी जीएस के हम बहुत अच्छे प्रश्न लेकर आया हूँ। आप लोग बने रहें मेरे साथ और देखते रहें। अब से अगला जो PDF हम शुरू करेंगे वीडियो में वो करेंगे हम स्टेट जीएस। ठीक है, ध्यान रखना। तो निम्नलिखित में कौन सी संस्था को वेतन बोर्ड का जुड़वा संस्था कहा जाता है? विश्व बैंक, IMF या ए और बी दोनों, या विश्व व्यापार संगठन? तो क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर बताएं कि कौन सी संस्था को वेतन बोर्ड का जुड़वा संस्था कहा जाता है? तो बताएं क्वेश्चन नंबर 70। तो विश्व बैंक और IMF दोनों को बोर्ड यानी कि वेतन बोर्ड का जुड़वा संस्थान कहा जाता है, ए और बी दोनों। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई? वर्ष 1965 में, वर्ष 1995 में, वर्ष 1966 में या वर्ष 1945 में? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई? तो क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 71 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वर्ष 1995 में। कब? वर्ष 1995। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना वर्ष 1995 में की गई थी। क्वेश्चन ध्यान रखना है। एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वे एशियाई विकास बैंक ADB का मुख्यालय कहाँ है? मनीला, जेनेवा, टोक्यो या बैंकॉक? तो बताना स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 72 का जो आंसर हो जाएगा कि विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बैंकॉक में स्टूडेंट। तो डी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बैंकॉक, डी। निम्न में से किसका मुख्यालय काठमांडू में स्थित है? तो निम्न में से किसका मुख्यालय काठमांडू में स्थित है? सार्क, आसियान, AIIB, इनमें से कोई नहीं। तो किसका मुख्यालय काठमांडू में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर बताएं।
तो क्वेश्चन नंबर 73 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सार्क का। कौन सा हो जाएगा? सार्क। वेरी मोस्ट क्वेश्चन था। सार्क का मुख्यालय काठमांडू। ऑप्शन कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया, पढ़ते रहें। नेक्स्ट देखो, यूपी ट्रिपल पैट के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है ऑप्शन। आपको मैं ऐसा नहीं है कि फर्जी क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, आपके लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ जो पैट के एग्जाम की दृष्टि से वेरी महत्वपूर्ण है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो यूपी ट्रिपल पैट प्रारंभिक अहिर्ता परीक्षा में जो आपके लिए वेरी महत्वपूर्ण वही प्रश्न लेकर आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 74 की ओर आते हैं। एशियाई प्रशांत आर्थिक सहयोग APEC का मुख्यालय स्थित है। तो एशियाई प्रशांत आर्थिक सहयोग APEC का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता, सिंगापुर, ब्रुसेल्स या काठमांडू? तो बताना एशियाई प्रशांत आर्थिक सहयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 74 बताएं इसका आंसर। ऑप्शन कमेंट करें, कमेंट नहीं रुकना चाहिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सिंगापुर में। कहाँ है? सिंगापुर। ध्यान रखना ऑप्शन, या मुख्यालय जो एक जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में। अंकटाड की स्थापना कब की गई? तो अंकटाड की स्थापना बताना है। वर्ष 1964 में, वर्ष 1965 में, वर्ष 1967 में, इनमें से कोई नहीं। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 75 का जो आंसर जाएगा वो जवाब वर्ष 1964 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सिंगापुर, जकार्ता, संघाई या इनमें से कोई नहीं। तो आसियान का मुख्यालय कहाँ है बताना है। क्वेश्चन नंबर 76। तो क्वेश्चन नंबर 76 का जो आंसर जाएगा वो जाएगा जकार्ता। कहाँ है? जकार्ता। आसियान का मुख्यालय स्थित है जकार्ता में। ऑप्शन बी आंसर। नेक्स्ट, यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब की गई? तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब की? 1957 में, 1967 में, वर्ष 1965 में, 1966 में। तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब की? ऑप्शन कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 77 का क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 77 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वर्ष 1967 में। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चों का आंसर सही भी थे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे। न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बीजिंग, संघाई, नई दिल्ली या सिंगापुर? तो बताना है न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बताना है बीजिंग, संघाई या नई दिल्ली या सिंगापुर? क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 78 का जो आंसर जाएगा वो हो जाएगा बीजिंग। क्या हो जाएगा? बीजिंग। नेक्स्ट है इस यानी कि इकोनॉमिक्स का लास्ट प्रश्न है। एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक AIIB की स्थापना कब की गई? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। एशियाई यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक AIIB की स्थापना कब की? 2015 में, वर्ष 2014 में, वर्ष 2016 में, वर्ष 2017 में? करें कमेंट ऑप्शन अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट करें ऑप्शन अगर इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक यानी कि AIIB की स्थापना जो की गई थी ऑस्टन वो कब की गई थी? तो इसका जो आंसर जाएगा वर्ष 2014 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी ऑस्टन। अब हम शुरू करते हैं, हमारे इकोनॉमिक्स का पोर्शन पूरा समाप्त हो चुका है। अब शुरू करते हैं हम स्टेट GS में आप लोगों के बहुत अच्छे प्रश्न रहेंगे ऑस्टन, तो देखते रहें और बने रहें मेरे साथ। स्टेट GS के वेरी 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 महत्वपूर्ण प्रश्न ऑस्टन, ठीक है। और बस स्टेट GS के हमें 98 प्रश्न पढ़ने हैं ऑस्टन जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहे हैं। जो इकोनॉमिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्न थे मैंने आपको बताया 79 प्रश्न ऑस्टन, तो बने रहें आप मेरे साथ। तो अब चलते हैं ऑस्टन हम स्टेट GS की ओर। इससे पहले एक बात बता देता हूँ ऑस्टन, अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो एक बार इस लिंक को अपने स्टेटस पे जरूर लगाना और बच्चों को भी बताना, ठीक है। तो इस वीडियो के लिंक को आप लोग सभी मेरे लिए आज अपने स्टेटस पे जरूर लगाओगे, ठीक है, और उन्हें बताओगे कि यहाँ से पढ़ लीजिए। अगर आपको पैट का कम से कम समय में आपको रिवीजन करना है तो यहाँ पर सभी टॉपिक के कंप्लीट वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी गई है, तो यहाँ से एक बार रिवीजन जरूर कर लें, ठीक है। तो चलिए स्टडी GS की ओर चलते हैं। चलिए उस ट्रेंड अब तहलका मचा देंगे आप लोग। अब हमारा स्टडी GS के प्रश्न शुरू हो चुके हैं और स्टडी GS को आप अच्छे जानते हैं कि ऐसे प्रश्न जो आपके मिक्सअप होते हैं, ठीक है, कहीं से भी आ सकते हैं। तो स्टूडेंट एक बार जरूर पढ़ना स्टडी GS को। तो पहला प्रश्न है कि भारत और चीन की सीमा के बीच कौन सी रेखा है? डुरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, रेडक्लिफ रेखा या शून्य रेखा? बताएं कमेंट में। तो पहले प्रश्न का जो आंसर जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो भारत और चीन की सीमा के बीच कौन सी रेखा है? तो मैकमोहन रेखा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है भारत की स्थानीय सीमा किस देश के साथ अधिक है? तो भारत की स्थानीय सीमा किस देश के साथ अधिक है? चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल? तो बताएं क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। तो भारत की स्थानीय सीमा किस देश के साथ अधिक है? तो बताएं कमेंट में जल्दी जल्दी ऑप्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्टन बांग्लादेश के साथ। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। वेरी गुड ऑस्टन, ऐसी कमेंट करते रहें। निम्नलिखित में कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, असम? तो कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो बताएं क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। तो कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो मणिपुर है ऑस्टन। कौन सा है? मणिपुर। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करता है? तो कौन सा भारतीय राज्य जो नेपाल के साथ सीमा साझा करता है? पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार या ये सभी? तो बताना है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर।
तो जो ऐसा राज्य है जो नेपाल के साथ सीमा साझा करता है तो वो ऑप्शन सभी ध्यान रखना सभी हैं, पश्चिम बंगाल भी, सिक्किम भी, बिहार भी, तो ये सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, अरुणाचल प्रदेश निम्न में किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो अरुणाचल प्रदेश निम्न में से किस देश के साथ? चीन, म्यांमार, भूटान या ये सभी? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताएंगे, अरुणाचल प्रदेश किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? चीन के साथ, म्यांमार के साथ, भूटान के साथ या ये सभी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर भी हो जाएगा ये सभी के साथ, यानी कि अरुणाचल प्रदेश चीन के साथ भी सीमा साझा करता है, म्यांमार के और भूटान के। ठीक है, ध्यान रखना है। अब हमारा अगला पॉइंट चलता है भारत में प्रथम पुरुष और महिला। ठीक है क्वेश्चन, स्टेट जीएस का हमारा दूसरा पॉइंट चलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे कि भारत का प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? जीबी मावलंकर, BR अम्बेडकर, JP कृपलानी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो बताइए कमेंट में अगर आपको आंसर पता है तो भारत का प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप सभी लोग जानते हैं क्या हो जाएगा, जीबी मावलंकर। क्या हो जाएगा? जीबी मावलंकर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन था? श्री शंकर कुरूप, सोमनाथ शर्मा, राकेश शर्मा या मानिक शाह? बताना है कौन सा हो जाएगा प्रथम परमवीर चक्र विजेता। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा सोमनाथ शर्मा थे। कौन थे? सोमनाथ शर्मा। नेक्स्ट है अगला प्रश्न देखेंगे ऑप्शन, सम्मिलित कीजिए। प्रथम गृह मंत्री कौन थे? प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त, प्रथम थल सेना अध्यक्ष, प्रथम मुख्य न्यायाधीश। तो ऑप्शन ध्यान रखना, यहाँ से मिला लीजिए पहले आप 1 मिनट, फिर मैं ऑप्शन दिखाऊंगा, बताना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। तो गृह मंत्री का क्या हो जाएगा? हीला लाल जेकानिया, ये KM करियप्पा या सुकुमार सेन या वल्लभ भाई पटेल। तो प्रथम गृह मंत्री, तो ऑप्शन बताना है। ऑप्शन यहाँ आपके सामने 12-34, 13-24, 43-21, 41-23। एक बार और देख लीजिए, 2 ऑप्शन पकड़ लीजिए, आपको आराम से हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बताएं। चलिए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आप सभी जानते हैं कि प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल होंगे। ठीक है, ध्यान रखना है। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन सा हो जाएंगे ऑप्शन, आप सभी जानते हैं, सुकुमार सेन। ठीक है, प्रथम थल सेना अध्यक्ष हीरालाल जेकानिया और प्रथम मुख्य न्यायाधीश KM करियप्पा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, 8 का क्या हो जाएगा? सी, यानी 43-21। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऑप्शन 43-21। ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी, अन्ना चंडी और जयंती पटनायक या आरती शाह। तो बताना है प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा जयंती पटनायक। क्या थी? जयंती पटनायक प्रथम महिला न्यायाधीश, तो जयंती पटनायक थी। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, देश का दूसरा सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है जो सैनिकों को प्रदान किया जाता है। देश का दूसरा सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है जो सैनिकों को प्रदान किया जाता है, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र या अशोक चक्र। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 10। तो देश का दूसरा सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार जो सैनिकों को प्रदान किया जाता है उसका नाम क्या है? अशोक चक्र। क्या है? अशोक चक्र। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन में इससे पहले बताओ आंसर जल्दी जल्दी। तो भारत की प्रथम महिला IAS अधिकारी कौन थी? किरण बेदी, लीला सेठ, अन्ना जॉर्ज या विजय लक्ष्मी पंडित। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताएं। तो भारत की प्रथम महिला IAS अधिकारी कौन थी? IPS नहीं पूछा, IAS पूछा है, ऑप्शन ध्यान रखना। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा अन्ना जॉर्ज। क्या थी? कौन थी? अन्ना जॉर्ज। ठीक है, ध्यान रखना, अन्ना जॉर्ज थी। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम विदेशी महिला, वेरी मोस्ट क्वेश्चन आपने कई बार एग्जाम में देखा होगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष, बताएं आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट थी। ऑप्शन नंबर बी एनी बेसेंट। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला जयंती पटनायक, उर्सुल पुकुट्टी, कमलजीत सिंधु, भानु अथैया। तो बताना क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इसका नाम था भानु अथैया। क्या नाम था? भानु अथैया। क्वेश्चन नंबर 13 का डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय महिला आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारत रत्न के सम्मानित प्रथम महिला कौन थी? ज्ञानपीठ पुरस्कार से प्राप्त करता प्रथम महिला, प्रथम भारतीय मिश्रित। ऑप्शन ये क्वेश्चन नोट कर लेना अपनी कॉपी पे, और कॉपी पेन निकाल कर रखे करो ऑप्शन, क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कि हाँ हम किस प्रश्न का आंसर क्या दिया था और कितने प्रश्न हमारे सही गए हैं, क्योंकि आपको तैयारी का अंदाजा जब होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताएं ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला। तो ऑप्शन दिखा देता हूँ, ऑप्शन एक बार आप लगा लीजिए अगर आपको पता चल जाए। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखना, ऑप्शन आपको ऑप्शन मैंने दिखा दिए हैं, तो बताएं कमेंट में क्या हो जाएगा। 12-34, 23-14, 31-24 या 43-21। एक बार क्वेश्चन भी देख लीजिए। तो राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष आपको सभी पता है, जयंती पटनायक थे। कौन थे? जयंती पटनायक।
और भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला, उसका नाम था इंदिरा गांधी। क्या नाम था? भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला इंदिरा गांधी थी। ठीक है। नेक्स्ट है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता प्रथम महिला आशापूर्ण देवी थी। कौन थी? आशापूर्ण देवी। और लास्ट प्रश्न है आपका कि प्रथम भारतीय मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन। तो ध्यान रखना है, इसका कोड जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2314। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर 14 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सुष्मिता यानी कि 2314। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 2314। तो ध्यान रखना स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। भारत के प्रथम, तो अब चलता है कि भारत में प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कब हुआ? तो भारत के प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कब हुआ? 1970 में, वर्ष 1975, 1980, 1985। तो बताएं कमेंट में क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या हो जाएगा? तो कौन सा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कमेंट कर देंगे स्टूडेंट, अगर आपको पता है तो करें कमेंट स्टूडेंट। और जो लोग अभी चैनल अभी भी लाइव नहीं है तो वो लोगों को लाइव जोड़ लीजिए। और स्टूडेंट देखो, अगर आपको तैयारी करनी है तो बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक। अगर आपको ऐसे ही है कि आए और गए तो कोई फायदा नहीं है आपका आने का। ठीक है, और आंसर दिया करो स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर जाएगा 1975। वेरी गुड, अच्छा आंसर था क्वेश्चन नंबर का। नेक्स्ट 2001 में भारतीय सेनाओं में शामिल किया जाने वाला तेजस है। तो 2001 में भारतीय सेना में शामिल किया जाने वाला तेजस है टैंक, मिसाइल, युद्ध विमान या राडार? तो बताना है 2001 में भारतीय सेना में शामिल किया जाने वाला तेजस क्या है? टैंक है, मिसाइल है, युद्ध विमान है, रडार है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा युद्ध विमान। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है भारत में प्रथम परमाणु रिएक्टर की स्थापना कब की गई? तो यानी स्थापना कहाँ हुई थी, कब नहीं, कहाँ हुई थी? तो भारत में प्रथम परमाणु रिएक्टर की स्थापना कहाँ हुई थी? तारापुर, ट्राम्बे, बॉम्बे हाई या नागपुर? तो बताना है क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। तो भारत में प्रथम परमाणु रिएक्टर की स्थापना जो हुई थी वो थी ट्राम्बे में। कहाँ हुई थी? ट्राम्बे। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? नीलगिरी, जिम कॉर्बेट, चिल्का या बुलर? तो बताना है भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर होगा नीलगिरी। कौन सा है? नीलगिरी। नेक्स्ट है भारत के प्रथम महिला न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई थी? तो भारत के प्रथम महिला न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई थी? मालदा, तारापुर, नोआखली या सहारनपुर? बताना है भारत के प्रथम महिला न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई थी? तो भारत के प्रथम महिला न्यायालय की स्थापना बताना है कहाँ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। तो बताएं कमेंट में क्वेश्चन इसका आंसर, अगर आपको पता है तो करें कमेंट। कहाँ हुई थी क्वेश्चन? मालदा में हुई थी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है भारत का पहला डाक टिकट कहाँ से मुद्रित हुआ था? तो भारत का पहला डाक टिकट कहाँ से मुद्रित हुआ था स्टूडेंट? तो बने रहे मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 20 तक हम आ चुके हैं स्टडी जीएस में। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा कोलकाता से। कहाँ से हुआ था स्टूडेंट? कोलकाता से हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। तो भारत में पहला डाक टिकट कहाँ से मुद्रित हुआ था? कोलकाता से हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है भारत में सबसे बड़ा और ऊंचा लौह नंबर। तो अब हमारे पॉइंट चलेंगे भारत में सबसे बड़ा और ऊंचा। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की स्थलबद्ध झील कौन सी है? तो भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की स्थलबद्ध झील कौन सी? चिल्का, सांभर, वुलर या टिहरी? तो बताना है क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन हो जाएगा हमारे सांभर। क्या हो जाएगा? सांभर हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछेगा। पुष्कर राजस्थान, कुंभ उज्जैन, सोनपुर बिहार या पंचमढ़ी मध्य प्रदेश? तो भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताएंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कुछ स्टूडेंट गलत भी आंसर बताएं, कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट, मगर आप कमेंट जरूर करें क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि आपका कौन से प्रश्न कितने सही हैं। तो बताएंगे इसका आंसर जो होगा सोनपुर बिहार में लगता है। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर बिहार। ध्यान रखना स्टूडेंट। नेक्स्ट ढोला सादिया पुत भारत का सबसे लंबा नदी पुल है। यह किस नदी पर बना है? तो ढोलिया सादिया पुल पुल है स्टूडेंट। ये ढोलिया सादिया पुल भारत का सबसे लंबा पुल है, नदी पुल है। यह किस नदी पर बना है? गंगा, गोदावरी, रिज रेखा या लोहित? तो बताना क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा लोहित नदी पर। कौन सी नदी पर ऑप्शन? लोहित। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सी नदी पर? लोहित। नेक्स्ट है दक्षिणी भारत की गंगा कही जाने वाली गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? तो दक्षिण भारत की गंगा कही जाने वाली गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? 25-25, 1000, 1600, 1465, 2000? तो बताना है दक्षिण भारत की गंगा नदी कही जाने वाली गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताएं। 1465। कितना हो जाएगा? 1465। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट ध्यान रखना है ऑप्शन। भारत में राज्यों में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो भारत के राज्य में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है ऑप्शन? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर जाएगा वो जाएगा गुजरात। क्या हो जाएगा ऑप्शन? गुजरात। ठीक है, ध्यान रखना ऑप्शन। इसमें एक प्रश्न आया था 25-25 में किसकी लंबाई है बताना जरा। क्वेश्चन नंबर 24 में एक था 25-25 किलोमीटर किसकी लंबाई है? इसके बारे में आप जानते हैं अच्छे से, बताना कमेंट में जरा।
भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH8, NH44, NH7 या NH108? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 का हो जाएगा NH44। कौन सा है? NH44। ठीक है। देश, राजधानी और मुद्रा चलेंगे अब। तो देश, राजधानी और मुद्रा, एक प्रश्न यहाँ से ही बनेगा वेस्टर्न पैटर्न में, आपके ध्यान रखना है। तो कैनबरा किस देश की राजधानी है? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, डेनमार्क? तो कैनबरा किस देश की राजधानी है? क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताएंगे। तो कैनबरा जो राजधानी है वो है ऑस्ट्रेलिया की। किसकी है? ऑस्ट्रेलिया की। नेक्स्ट है, ईरान देश की मुद्रा क्या है? तोमान, इराठी, दिनार, सीरिया, दक्षिणी सूडान? तो ईरान देश की मुद्रा क्या है? बताना ऑस्टैंड। तोमान है, इराठी दिनार है, सीरिया है, दक्षिणी सूडान है? तो बताना। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तोमान। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, तोमान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, नीदरलैंड की राजधानी कहाँ अवस्थित है? तो नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है? वेलिंगटन, काकाकस या एम्स्टर्डम या ओस्ले? तो बता नीदरलैंड की राजधानी। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बताएंगे क्वेश्चन क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर होगा एम्स्टर्डम। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एम्स्टर्डम। ठीक है, एम्स्टर्डम हो जाएगी। तो ध्यान है, नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, वर्मा का नया नाम म्यांमार है, इसकी राजधानी कहाँ है? अंकारा, रंगून, आवा या नेपाइड? तो बताना है वर्मा का नया नाम म्यांमार है, इसकी राजधानी। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताएं। तो हो जाएगा नेपाइडो। क्या हो जाएगा? नेपाइडो। ऑप्शन नंबर 30 का डी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 31, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की राज्य भाषा है? तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की राज्य भाषा क्या है? कश्मीरी, हिंदी, डोगरी या ये सभी? तो बताना है जम्मू कश्मीर की केंद्र शासित प्रदेश की राज्य भाषा क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर तो ये सभी हैं। ठीक है, कश्मीरी भी है, हिंदी भी है और डोगरी भी है, ये सभी। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? क्वेश्चन नंबर 32। सभी जानते हैं इसका आंसर, कमेंट करें। 8 है। कितने हैं? 8। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? 29, 27, 28, 31? करे कमेंट ऑस्टैंड। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर तो कितने हैं? 28 है। कितने हैं? 28। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी कहाँ अवस्थित है? तो लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी कहाँ है? कमेंट करें ऑस्टैंड। कवरत्ती, पंदुचेरी, सिलवासला, वाशा या पोर्ट ब्लेयर? तो बताइए लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर कमेंट करें सभी बच्चे। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर जो होगा क्वेश्चन सभी क्या जानते हैं? कवरत्ती है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवरत्ती। नेक्स्ट है, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा एवं विधान परिषद के क्वेश्चन चलेंगे अब। तो भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा एवं विधान परिषद क्वेश्चन चलेंगे क्वेश्चन। तो आपको कैसे लग रहे हैं क्वेश्चन क्वेश्चन एक बार जैसे कमेंट करके बता दें मुझे कि कैसे लग रहे हैं आपको क्वेश्चन। चलिए ऑस्टैंड, भारत के किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल? तो बताना है भारत के किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या हो सकता है? तो आप सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश की में कौन सा है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, असम राज्य में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 11, 12, 14, 10? तो असम राज्य में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? तो बताना है क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो आंसर जाएगा वो जाएगा 14। कितनी है? 14 है। ठीक है, ध्यान रखना सी। आंध्र प्रदेश राज्य में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन एक बार जरा गौर से पढ़ लेना, एक आध प्रश्न बनेगा तो बता देना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बताएं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 11। तो आंध्र प्रदेश में राज्य की जो सीटों की संख्या है राज्यसभा की वो कितनी है? 11 है। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल में विधानसभा की सीट कितनी है? तो पश्चिम बंगाल में विधानसभा की सीट कितनी सीटें हैं? तो क्वेश्चन नंबर 38। तो पश्चिम बंगाल विधानसभा की कितनी सीट है? 294। कितनी है? 294। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? तो वर्तमान में भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर बताएं। 5, 6, 7, 8? तो इसका आंसर हो जाए 6। कितनी है? 6। वर्तमान में भारत में कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? जो 6 है। नेक्स्ट, तिथि एवं दिवस आएंगे अब स्टैंड, तो ध्यान रखना है। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है स्टैंड? तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त, 28 अगस्त, 26 जुलाई, 5 जुलाई? तो स्टैंड ध्यान रखना, एक प्रश्न यहाँ से बनेगा। तो तिथि एवं दिवस, तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है स्टैंड? बताएं कमेंट में। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या हो सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा 29 अगस्त। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर चलते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? सभी को पता है, आंसर कर देंगे। तो 5 जून। ठीक है, ध्यान रखना क्वेश्चन। नेक्स्ट, विश्व परिवेश दिवस कब मनाया जाता है क्वेश्चन, इसका कमेंट करिए। विश्व परिवेश दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च, 23 मार्च, 5 जून या 5 अक्टूबर? तो विश्व परिवेश दिवस। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर बताएं, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 अक्टूबर को।
तो विश्व परिवेश दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर, ध्यान रखना, डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 पर आते हैं। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर, 4 जुलाई, 8 अगस्त या 10 दिसंबर को? मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 43। तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 हो सकता है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो, तो ध्यान रखना है। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि आने वाले समय के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। तो मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को, ध्यान रखना क्वेश्चन, सम्मिलित नहीं है, सम्मिलित कीजिए। तो 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है क्वेश्चन बताना है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 44 है, और क्वेश्चन नंबर 44 के आपको एक बार ऑप्शन दिखा देता हूँ क्वेश्चन, सम्मिलित कर लीजिए। पहले क्वेश्चन देख लीजिए। 24 अक्टूबर को क्या बनाया जाता है? 10 दिसंबर को, आपको भी आया था क्वेश्चन ये 10 दिसंबर। तो मानव अधिकार दिवस आपका ये हो जाएगा 10 दिसंबर। देखो मानव अधिकार दिवस एक तो मिल गया आपको, तो ध्यान रखना आपको 24 मई और 21 सितंबर, 24 अक्टूबर को और देखना आपको। तो ऑप्शन ये है क्वेश्चन नंबर 44 के। तो क्वेश्चन नंबर 44 के एक बार ऑप्शन देख लीजिए आप स्टूडेंट, आप सभी। तो इसके जो आंसर हो जाएंगे क्वेश्चन में क्या हो सकते हैं, तो आप लोग कमेंट कर दें। सर इसके आंसर जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस, नहीं, हाँ सही है, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस, ठीक है। ध्यान रखना है 24 मई अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, 24 सितंबर राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, ध्यान रखना है। तो इसका कोड हो जाएगा हमारा 31-24, क्या हो जाएगा? 31-24, ध्यान रखना क्वेश्चन। तो 31-24 हो जाएगा हमारा कोड। तो 31-24 का मतलब समझ रहे हो? तो पहले का तीसरा है, ठीक है, यानी कि पहले का तीसरा, पहले का तीसरा मतलब ये हो गया 31-24, दूसरे का पहला, तो तीसरे का दूसरा और चौथे का चौथा, ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये हो जाएंगे हमारे 14 अक्टूबर को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, और ये संयुक्त राष्ट्र दिवस, संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस, 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस, और उसमें ध्यान रखना राष्ट्रमंडल 24 मई, और 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, ठीक है, ध्यान रखना है। तो इसका कोड क्या हो गया? 31-24, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन बी आंसर, क्या हो जाएगा? बी 31-24, ध्यान रखना, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, भारत में प्रत्येक संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 24 नवंबर, 30 नवंबर, 15 अक्टूबर या 2 अक्टूबर? भारत में प्रतिवर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर बताएं। तो क्वेश्चन सभी जानते हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब? 26 नवंबर। नेक्स्ट है, भारत में प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है क्वेश्चन? 5 सितंबर, 2 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, 20 दिसंबर। तो कमेंट करें क्वेश्चन, भारत में प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस। तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन, कमेंट कर दें। वेरी गुड, 5 सितंबर, वेल डन, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ क्वेश्चन 7 यानी 98 प्रश्न कराएंगे हम आपको, स्टडी के बने रहे मेरे साथ। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1950, 24 अक्टूबर 1940, 30 अक्टूबर 1950। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर बताएं। तो इसका हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945, का हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य हैं? 190, 191, 192, 193। तो वर्तमान में राष्ट्र संघ में कितने सदस्य हैं? तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर बताएंगे क्वेश्चन, क्या हो जाएगा? तो 193, कितने हैं? 193। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ का एकमात्र अंग कौन सा है जिसमें संघ के सभी सदस्य देशों की सदस्यता प्राप्त है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का एकमात्र अंग कौन सा है जिसमें संघ के सभी सदस्य देशों को संयुक्त प्रांत या सदस्यता प्राप्त है, देशों को सदस्यता प्राप्त है? सचिवालय, न्याय न्याय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या महासभा? तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर बताएं, क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा महासभा है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, और महासभा। क्वेश्चन नंबर 50 पाते हैं, सुरक्षा परिषद यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 5, 10, 15, 20। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर बताएं। करें कमेंट और स्टूडेंट, रुकना नहीं चाहिए आपके कमेंट, और जितने भी स्टूडेंट नहीं जुड़े हैं उन्हें जोड़ लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा हमारा 10। कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 10। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी 10 हो जाएगा, ठीक है। तो सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितनी होती है? 10 होती है, ठीक है, ध्यान रखना, 50 का बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51 की ओर आते हैं। देखो स्टूडेंट, मेरी मोस्ट आपके लिए ध्यान रखना है। तो सुमित करना अंतर्राष्ट्रीय श्रम यूनेस्को विश्व संगठन और राष्ट्रीय, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? तो क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर बताएं। ऑप्शन ये है,
तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन वो क्या हो सकता है, इसका हो जाएगा 1919, यूनेस्को 1945, विश्व स्वास्थ्य संगठन 1948 और संयुक्त राष्ट्र संघ विकास 1966। तो ध्यान रखना है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 1919, यूनेस्को 1945, विश्व स्वास्थ्य संगठन 1948, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन 1966। तो कोड बनेगा हमारा 2143। ठीक है क्वेश्चन, तो 2143 कोड बनेगा क्वेश्चन। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2143। नेक्स्ट, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो विश्व मौसम विभाग संगठन का मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा, रोम, हेग या मॉन्ट्रियल। तो बताना है विश्व मौसम विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर क्या होगा, जेनेवा, रोम, हेग, मॉन्ट्रियल। तो इसका आंसर हो जाएगा जेनेवा। क्या हो जाएगा क्वेश्चन, जेनेवा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ध्यान रखना जेनेवा में। नेक्स्ट है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत कब हुई। तो 1955, 1961, 1971, 1991। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना शुरुआत कब हुई। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर जो हो जाएगा 1961 में हुई थी। बी आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी 1961। नेक्स्ट है, यूरोपियन संघ की स्थापना कब हुई। 1958, 1960, 1965, 1970। तो यूरोपियन संघ की स्थापना कब हुई। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर बताएं। तो इसका हो जाएगा 1958 में। कब हुई थी, 1958। नेक्स्ट है, नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। एम्स्टर्डम, ब्रुसेल्स, बर्लिन, पेरिस। तो बताना है नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। सभी को आंसर बताया क्वेश्चन कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 55। तो क्वेश्चन नंबर 55 का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन क्या हो सकता है, कमेंट करें ब्रुसेल्स में। नाटो का मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, सम्मिलित करना है यूनेस्को कहाँ है। तो उस क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर बताएं क्वेश्चन क्या हो सकता है। कोड लिख दीजिए आप। ऑप्शन दिखा दूँ, चलिए ऑप्शन दिखा देता हूँ। ये ऑप्शन है 2143, 2413, 3142 और 3412। तो क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 56 है। तो इसका आंसर बताएं क्या हो जाएगा। चलिए, तो सर इसका जो आंसर हो सकता है वो क्या हो सकता है। तो देखेंगे, यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो क्वेश्चन कहाँ है। तो पेरिस में है। कहाँ है, पेरिस। ध्यान रखना क्वेश्चन, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। IMF का मुख्यालय जेनेवा में है। नहीं, IMF का मुख्यालय ऑस्ट्रेन जेनेवा में नहीं है। तो यूनेस्को का मुख्यालय ऑस्ट्रेन कहाँ है, पेरिस में है। चलो पहला आंसर। तो यूनेस्को का मुख्यालय यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में हो गया। IMF का मुख्यालय वाशिंगटन में है। ऑस्ट्रेन कहाँ है, वाशिंगटन DC। और ILO का मुख्यालय है जेनेवा में। और UNIDO का मुख्यालय वियना में। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, यूनेस्को का पेरिस में है, IMF का वाशिंगटन DC में है, ILO का जेनेवा में है, UNIDO का मुख्यालय वियना में। तो 2413। तो कोड किया जाएगा क्वेश्चन 2413। तो ध्यान रखना है क्वेश्चन, जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2413 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन। भारतीय पर्यटन स्थल, तो एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर क्या हो जाएगा। तो एलिफेंटा की गुफा जो अवस्थित है वो है महाराष्ट्र में। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, कहाँ है, महाराष्ट्र। नेक्स्ट ध्यान रखना क्वेश्चन। अगला प्रश्न, स्वर्ण मंदिर कहाँ अवस्थित है। जालंधर, फिरोजपुर, अमृतसर, लुधियाना। तो स्वर्ण मंदिर कहाँ अवस्थित है। जालंधर में है, फिरोजपुर में है, अमृतसर में है, लुधियाना में। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 58 का जो आंसर जाएगा वो हो जाएगा अमृतसर में। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है, तो अमृतसर में। नेक्स्ट है, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली। तो शेर शाह का मकबरा कहाँ है, क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर। तो शेर शाह का जो मकबरा क्वेश्चन आप सभी जानते हैं, मध्य प्रदेश में है। कहाँ है, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 60। तो जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में अवस्थित है क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर जाएगा उड़ीसा में। कहाँ है, उड़ीसा में। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर भारत की कला एवं संस्कृति। तो कथकली राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो कथकली किस राज्य का शास्त्रीय क्वेश्चन नृत्य के चल रहे हैं क्वेश्चन अब। और आप लोगों को ध्यान रखना, एक नृत्य जरूर पूछा जाएगा। तो ध्यान रखना, भारत की कला एवं संस्कृति के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। तो क्वेश्चन कोई भी अगर गायब हुआ तो जल्दी वापस आ जाइए। तो सभी को भेज दीजिए कि हाँ इस टाइम नृत्य शुरू हो गए हैं, जो कि एक नृत्य आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ध्यान रखना। तो कथकली किस राज्य के शास्त्रीय नृत्य है। आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 61 का केरल। क्या हो जाएगा, केरल। नेक्स्ट है, नौटंकी किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो नौटंकी किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है क्वेश्चन बताना है कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 62 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश का। किसका है, उत्तर प्रदेश। ध्यान रखना। अगला प्रश्न है कि
पंडवानी किस राज्य का लोकगीत है? क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 63 का महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन में क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़ है। नेक्स्ट है हरिप्रसाद चौरसिया निम्न में किस बात से संबंधित है? बांसुरी, गिटार, तबला, सितार। तो हरिप्रसाद चौरसिया किस बात से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 64 का जो आंसर जाएगा वो जाएगा बांसुरी। किससे है? बांसुरी। नेक्स्ट है खेलों की दुनिया में आएंगे हम, स्टूडेंट ध्यान रखना है, खेलों की दुनिया में आएंगे हम अब। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित सुमित करना है। क्रिकेट, पोर्ट, गोल्फ, रणजी फुटबॉल, मोहन बागान और बिलियर्ड्स फुट। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर क्या हो सकता है ऑप्शन। तो ऑप्शन ये है ऑप्शन, आप ऑप्शन भी देख लीजिए। 24, 31, 24, 24, 13, 42, 13, 31, 42। तो आप लोग अच्छे जानते हैं कि इनका आंसर क्या हो सकता है। तो आप लोग जानते हैं क्रिकेट हो जाएगा रणजी, और गोल्फ हो जाएगा फुट, और फुटबॉल हो जाएगा पोर्ट, और बिलियर्ड्स हो जाएगा रणजी। तो ध्यान रखना 24, 31 ऑप्शन इसका आंसर क्या हो जाएगा? 24, 31। तो ध्यान रखना आपको 24, 31 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 24, 31। सही है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है सम्मिलित करना है। तो क्वेश्चन नंबर 65, 66 देखेंगे। तो रंगस्वामी कप किससे है? रिलायंस कप किससे है? और रॉबर्ट्स कप किससे है? और वेलिंगटन कप किससे है? ऑप्शन बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर क्या हो सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 66 के ऑप्शन देख लेंगे ऑप्शन एक बार। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 66 है ऑप्शन, और क्वेश्चन नंबर 66 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो सकता है? तो आप सभी जानते हैं ये ऑप्शन है आपके, और बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो 45, 53, 24, 41, 32 या 51, 34 या 23, 15। तो क्वेश्चन नंबर जो 66 है उसका आंसर हो सकता है ऑप्शन रंगस्वामी जो कप है वो है हमारा किससे संबंधित? हॉकी से है। किससे है? हॉकी से। तो रंगस्वामी कप हॉकी से संबंधित ऑप्शन किससे है? हॉकी से। नेक्स्ट है रिलायंस कप क्रिकेट से है, रॉबर्ट्स कप फुटबॉल से है, और वेलिंगटन कप नौका दौड़ से है। तो क्वेश्चन नंबर इसका आंसर जाएगा 41, 32। ठीक है, क्या हो जाएगा? 41, 32। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। कौन सी प्रतियोगिता राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता से संबंधित है? रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, टोरंटो ट्रॉफी और संतोष ट्रॉफी। तो कौन सी प्रतियोगिता राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता से संबंधित है? तो बताना है क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर। कमेंट करें स्टूडेंट जल्दी। तो क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर जाएगा संतोष ट्रॉफी। क्या हो जाएगा? संतोष ट्रॉफी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 पे चलते हैं। सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन, ब्रिज। तो सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर बताएंगे। तो सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन आप सभी जानते हैं क्रिकेट से है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है प्रसिद्ध खिलाड़ी पेले किस देश के हैं? तो प्रसिद्ध खिलाड़ी पेले किस देश के हैं? बेल्जियम, ब्राजील, पुर्तगाल, सेनेगल। तो बताना पेसिफिक खिलाड़ी वे पेले किस देश के हैं? क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ब्राजील के हैं। कहाँ के हैं? ब्राजील। नेक्स्ट है अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 70। सिर्फ मात्र हम आपको 98 प्रश्न कराएंगे उस टाइम, बस कुछ पल और रुके रहिए और आप लोग सारे प्रश्न देखकर जाना। तो गैम्बिट शब्द किस खेल के लिए जुड़ा है? कैरम, ब्रिज, शतरंज, बिलियर्ड्स। तो गैम्बिट शब्द किस खेल से जुड़ा है उस टाइम बताना है। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर। तो गैम्बिट शब्द जुड़ा है वो शतरंज से जुड़ा है उस टाइम, सी आंसर। नेक्स्ट हो जाएगा सम्मिलित करना है उस टाइम कि कौन सा युग्म सही नहीं है? तो एडियंस फिलाप्टोस क्रिकेट, पीट संप्रा फुटबॉल, जुगराज सिंह गोल्फ, विजय कुमार तैराकी। तो होता है क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 71 का जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हमारा सम्मिलित नहीं है, तो हमारा ए ऑप्शन ही हो जाएगा ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 71 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ये क्रिकेट संबंध नहीं है ऑप्शन, बाकी सब संबंधित है। पीट संप्रा फुटबॉल से है, जुगराज सिंह गोल्फ से है, विजय कुमार तैराकी से है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 का जो सही नहीं है वो ए हो जाएगा। ठीक है, सही। अच्छा, कौन सा युग्म सही है? ऑप्शन वो पहला हमारा सही है, जुडेंट फिलिपकोर्ट तो क्रिकेट से है। बाकी सभी सही नहीं है ऑप्शन, सॉरी यहाँ पे मैंने क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक कर दिया पढ़ने में। तो क्वेश्चन नंबर 71 का ये आंसर सही है, बाकी सब गलत है। ठीक है, नेक्स्ट अमेरिका के कार्ल लुईस किस खेल के नाम से नामी खिलाड़ी गिने जाते हैं? तो अमेरिका के कार्ल लुईस किस खेल के नामी खिलाड़ी गिने जाते हैं? एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, तैराकी, क्रिकेट। तो क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 72 जो हो जाएगा एथलेटिक्स में गिने जाते हैं। नेक्स्ट है फुटबॉल के लेकपल के उपनाम से किस खिलाड़ी का नाम जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर बताएं। तो फुटबॉल में लेकपल के उपनाम से किस खिलाड़ी का नाम जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 73। तो क्वेश्चन नंबर 73 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए आंसर। क्या हो जाएगा? ए, रोड गुलेट। ठीक है, ध्यान रखना रोड गुलेट के नाम से। नेक्स्ट है केंद्रीय औद्योगिक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय औद्योगिक अनुसंधान संस्थान क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर बताएं।
लखनऊ, दिल्ली, भोपाल, अहमदाबाद, बताएं कमेंट में, करिए ऑप्शन कमेंट। जो बच्चे जा चुके हैं उनका हमें कोई जिम्मेदारी नहीं है, जो बच्चे हमारे साथ बने हुए हैं तो उन्हें हम जरूर सिलेक्शन दिलाएंगे ऑप्शन, ये हमारी गारंटी है। तो क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर बताएं क्या हो जाएगा। केंद्रीय औद्योगिक अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ में। कहाँ है ऑप्शन, लखनऊ। नेक्स्ट है पुस्तक एवं लेखक, वर्ष 2017 में हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो ऑप्शन ध्यान रखना है, वर्ष 2017 में हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया। क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर सभी जानते हैं, करे कमेंट ऑप्शन। तो इसका जो आंसर जाएगा हो जाएगा रमेश कुंतल मेघ, किसे, रमेश कुंतल मेघ को दिया गया हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2017 में। तो ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है सम्मिलित करना ऑप्शन, ये सभी जानते हैं ऑप्शन अच्छे से, तो इसके ऑप्शन दिखाता हूँ, आप लोग सम्मिलित कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर आराम से सम्मिलित कर सकते हैं, यामा। तो आप सभी जानते हैं यामा का महादेव वर्मा हो जाएगा। मेलाचल, फणीश्वरनाथ रेणु, काली आंधी कमलेश्वर, कामायनी जयशंकर प्रसाद। तो ऑप्शन जो सिंपल था कि जो जिसके आगे लिखा वो इसका आंसर है, सभी सही है। ठीक है, यामा जो है महादेव वर्मा की है, मेलाचल फणीश्वरनाथ रेणु की है, काली आंधी कमलेश्वर की है, कामायनी जयशंकर प्रसाद की है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा क्या आंसर हो जाएगा ऑप्शन, तो 1234 क्या हो जाएगा 1234 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, आ उपन्यास द करेक्शस के लेखक जोगनाथ क्रॉन्जे हैं, वह उपन्यास द वृद्ध, ठीक है ऑप्शन इसमें बताना है। फ्रांस द गुड स्कॉट के लेखक एडवर्ड पी जोन्स है। सी उपन्यास फोर्थ वीक्स के लेखक, ठीक है, थॉमसन बेरी है। उपयुक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है, तो बताना है क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 70 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा है, आ और सी है, दोनों सही है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन सही है, तो आ और सी सही है, तो ध्यान रखना है। ये जोनाथ फ्रांसे हैं और उपन्यास फोर्थ वीक्स के लेखक थॉमस पेरी है। ठीक है, ध्यान रखना, ए और सी दोनों सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है आतिश चिनार, फ्लैग्स ऑफ चिनार निम्न में किसका आत्मकथा है। एपीजे अब्दुल कलाम, बेंजीर भुट्टो, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला या एम हिदायतुल्लाह। तो आतिश चिनार, तो बताना क्वेश्चन किसकी आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 78, तो आप सभी जानते हैं शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की है, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की है। ठीक है, ध्यान रखना। नया सिटीजन एंड सोसाइटी नामक किताब के लेखक कौन है, प्रणब मुखर्जी, हामिद अंसारी, नंदन नीलकड़ी या सत्यजीत। तो सिटीजन एंड सिटी, तो बताना है 79 का आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर क्या हो जाएगा, सिटीजन एंड सिटी की जो सोसाइटी है वो हामिद अंसारी की है। किसके है, हामिद अंसारी। द सेल आउट नामक पुस्तक के लेखक कौन है, पॉल बेटी, अरविंद अडिगा और एलिनोर कैंटन या हार्वर्ड जैक्सन। ठीक बताना है। दी सेल आउट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 80 का जो आंसर जाएगा वो जाएगा पॉल बेट्टी। कौन है, पॉल बेट्टी। नेक्स्ट पुरस्कार आएंगे क्वेश्चन, अब लास्ट चल रहा है क्वेश्चन स्टार जीएस का भी, बने रहिए मेरे साथ कुछ पल और, क्योंकि हम यहीं पे हम अंतिम करेंगे पुरस्कार का भी, और हम 98 प्रश्न तक बने रहेंगे क्वेश्चन। ठीक है, अगर किसी बच्चों को जल्दी है तो जल्दी ना करें, क्योंकि आराम से पढ़ेंगे तो अच्छा मजा आएगा। ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार क्रिकेट का ऑस्कर कहलाता है। आईसीआई पुरस्कार, विजुडन पुरस्कार, सीएट पुरस्कार, सीके नायडू पुरस्कार। तो बताना है कि कौन सा पुरस्कार क्रिकेट का ऑस्कर कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर क्या हो जाएगा, तो आईसीआईबा। ठीक है, आईसीसी पुरस्कार, ध्यान रखना, आईसीसी पुरस्कार ध्यान रखना, ये ऑप्शन हो जाएगा। भारत रत्न अलंकरण सर्वप्रथम किसे प्रदान किया गया। तो भारत रत्न अलंकरण सर्वप्रथम किसे प्रदान किया गया, एस राधाकृष्ण को, सीवी रमन को, सी राजगोपालाचारी को और जवाहरलाल नेहरू को। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 82 का जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा एस राधाकृष्ण को। क्या हो जाएगा, एस राधाकृष्ण को। मैक्सेसे पुरस्कार विजेता सब पहले भारतीय कौन थे, इंदिरा गांधी, टी.एन. शेषन और किरण बेदी, विनोबा भावे। तो मैक्सन पुरस्कार विजेता सबसे पहले भारतीय कौन थे। क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 83 का जो आंसर जाएगा वो हो जाएगा विनोबा भावे। कौन थे, विनोबा भावे। नेक्स्ट है पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी। तो सुष्मिता पाटिल, नरगिस दत्त, मीना कुमार, मधुबाला। तो पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी। क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर कमेंट कर दें। तो उनका नाम था नरगिस दत्त। क्या नाम था, नरगिस दत्त। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी प्रदर्शनी पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। पर्यावरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान, राष्ट्रीय एकता, अखंडता एवं भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए, अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए, संघर्ष करने वाली साहसी महिलाओं को और पत्रकारिता के क्षेत्र में महिलाओं को विशिष्ट। ध्यान रखना, इंदिरा गांधी प्रदर्शनी पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 85 का जो आंसर जाएगा वो जाएगा बी आंसर, राष्ट्रीय एकता, अखंडता व भाईचारों को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, लता मंगेशकर सम्मान कौन प्रदान करता है। मध्य प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, भारतीय ज्ञानपीठ या राजस्थान सरकार। तो लता मंगेशकर सम्मान कौन प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर बताएं। तो लता मंगेशकर पुरस्कार जो प्रदान करता है वो करती है मध्य प्रदेश सरकार। कौन सी सरकार, मध्य प्रदेश सरकार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87,
इकबाल सम्मान कौन प्रदान करता है? उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, साहित्य अकादमी। तो इकबाल सम्मान कौन प्रदान करता है? क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश सरकार करती है। भी कौन करती है? मध्य प्रदेश सरकार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार कब 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 आरंभ किए गए? तो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किया? 1901, 1921, 1959, 1969। तो क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर बताएंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन हो जाएगा 1969 में। कब? 1969। नेक्स्ट है, मैग्सेसे पुरस्कार सर्वप्रथम कब दिए गए? क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर बताएंगे। 1957, 1958, 1959, 1956। बताइए कमेंट में क्या हो जाएगा कि मैग्सेसे पुरस्कार सर्वप्रथम कब दिए गए। तो 89 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1958 में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ध्यान रखना। राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार कौन प्रदान करता है? के बिरला फाउंडेशन, भारत सरकार, राजीव गांधी फाउंडेशन या भारतीय ज्ञानपीठ। तो राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार कौन प्रदान करता है? क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर बताएं। तो राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार कौन प्रदान करता है? क्वेश्चन नंबर 90 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सी। राजीव गांधी फाउंडेशन, कांग्रेस पार्टी। ध्यान रखना, राजीव गांधी फाउंडेशन कांग्रेस पार्टी प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, भीम दीप्ति साई प्रणीत किस खेल से संबंधित है? तो भीम दीप्ति साई प्रणीत किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस, हॉकी। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर। तो यह बैडमिंटन है। किससे संबंधित है? बैडमिंटन। ध्यान रखना, क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो निम्न में किस वर्ष 2020 का दादा साहेब पुरस्कार प्रदान किया गया? तो निम्न में से किसे वर्ष 2020 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था? किंगन डी थोगडोंग, अमिताभ बच्चन, आशुतोष राणा, नाना पाटेकर। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 92 में जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए आंसर, और इसका जो आंसर हो जाएगा केंजंग डी थोंगडोक। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन। अब हमारे लास्ट चल रहा है क्वेश्चन, कौन सा नंबर 98 तक हम बने रहेंगे, और आप लोग भी मेरे साथ बने रहेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि सर हम पूरा स्ट्रेटजी हमने पढ़ लिया है, और इन इकोनॉमिक्स हमने इससे पहले पढ़ी थी क्वेश्चन। अगर कोई भी बच्चा मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, और वीडियो को लाइक कर दे क्वेश्चन एक बार। तो जलवायु एवं पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, तो निम्न में से कौन सा पर्यावरण का घटक है? तो निम्न में से कौन सा एक पर्यावरण का घटक है? भौतिक संगठन, जैविक संगठन, ऊर्जा संरक्षण या ये सभी। तो बताना है पर्यावरण एवं जलवायु क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे। तो निम्न में से कौन से पर्यावरण घटक पूछा है? क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 93 का जो आंसर जाएगा वो हो जाएगा ये सभी हैं। कौन से हैं? ऑप्शन नंबर डी, भौतिक संगठन भी, जैविक भी और ऊर्जा भी। नेक्स्ट है 94 निम्न में से कौन सा एक हरित गृह गैस है? मीथेन, जलवाष्प, क्लोरोफ्लोरो या ये सभी। तो हरित गृह गैस कौन सी है? ऑप्शन 94 बताएंगे। तो मीथेन भी है, जलवाष्प भी है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है। क्वेश्चन ध्यान रखना, क्लोरोफ्लोरो भी है और ये सभी है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, और यूपिटर वैसी पैट के लिए वेरी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन ध्यान रखना, स्टॉकहोम समझौता कब हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर था स्टॉकहोम समझौता कब हुआ? 1942, 1971, 1972, 1987। तो बताना स्टॉकहोम समझौता कब हुआ? 1995 में हुआ था। कब हुआ था? 1942 में हुआ था, 1991 में हुआ था, 1972 में, 1987। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर जाएगा जो 1972 में होता। कब होता? 1972 में। ठीक है, ध्यान रखना क्वेश्चन। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWF का मुख्यालय कहाँ में स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर बताएंगे। तो वर्ल्ड वाइड यानी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यानी WWF का मुख्यालय कहाँ है? एम्बर्सडम, वाशिंगटन, ग्लेड या कैम्ब्रिज। बताना है क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर। तो इसके जो आंसर जाएगा क्वेश्चन कमेंट करें, ग्लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 पर चलते हैं। पर्यावरण संरक्षण समझौते में संबंधित COP 25 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? वार्सा, पोलैंड, मैड्रिड, जोहान्सबर्ग। तो बताना क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 97 का आंसर कमेंट करें क्वेश्चन, अगर आपको पता है, तो नहीं पता तो याद करिए। तो ये भी हमारे प्रश्न समाप्ति को चल दिए हैं। एक प्रश्न बता है मैड्रिड, कहाँ है? मैड्रिड। नेक्स्ट है और आज का लास्ट प्रश्न, पर्यावरण संरक्षण समझौते में संबंधित COP 27 का आयोजन कहाँ प्रस्तावित है? शर्म अल शेख, नई दिल्ली, ब्राजील, वाशिंगटन DC। तो बताना है पर्यावरण संरक्षण समझौते से संबंधित COP 27 का आयोजन कहाँ किया गया था? बताना है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर बताएं। कुछ क्वेश्चन में करंट के लेकर आऊँगा ऑप्शन 26 तारीख में, ध्यान रखना। तो 98 का जो आंसर जाएगा क्या हो जाएगा क्वेश्चन? शर्म अल शेख। कहाँ है? शर्म अल शेख। क्वेश्चन ध्यान। तो ये थे आज के हमारे वेरी मोस्ट GS के प्रश्न। क्वेश्चन आपको कैसे लगे तो बताएं कमेंट में, एक बार जरूर बताएं।
ठीक है स्टूडेंट, हमने स्टडी जीएस के प्रश्न लगाए और उसके पहले हमने क्या लगाया था, इकोनॉमिक्स के प्रश्न लगाए थे। ठीक है स्टूडेंट, तो 79 प्रश्न हुए थे और 98 प्रश्न ये थे, तो लगभग हमने 180 प्रश्न हमने कर लिए हैं मात्र 1 घंटे में। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोगों को जरूर बेनिफिट मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसमें से ही प्रश्न मिले, क्योंकि सभी टीचर ये चाहता है कि जितना पढ़ा रहा हूँ उसमें से ही मिल जाए। ठीक है, ध्यान रखना स्टूडेंट। चलिए एक बात सभी बता दीजिए कमेंट में कि हाँ वीडियो कैसी लगी। अगर आपने लोगों ने अभी भी मेरे चैनल पर न्यू हैं और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए। बाय 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 बाय। ठीक है, थैंक यू सो मच और स्टूडेंट गुड नाइट, सब खैर, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखेंगे सभी लोग। ठीक है, गुड नाइट, गुड बाय, थैंक यू।